अगर एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जहां दुनिया के किसी एक कोने में मतलब कोई एक मालवाहक जहाज सिर्फ 3 दिन के लिए रुकता है और अचानक से दुनिया के दूसरे कोने में बाजारों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कारों के स्पेयर पार्ट्स यहाँ तक कि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। बिल्कुल। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय यही सच्चाई है। आज हम ग्लोबल रिटेल, मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस मतलब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की झटके सहने की जो क्षमता होती है जी, और उस सप्लाई चेन के बारे में बात करने वाले हैं जो इस वक्त सच में भारी दबाव में है। और सबसे अहम बात, आज की हमारी ये पूरी चर्चा और इसके सारे तथ्य असाइनमेंट वाइन्स द्वारा दिए गए एक बहुत ही विस्तृत शोध पर आधारित है। सही कहा। असाइनमेंट वाइन्स का ये जो डेटा है वो आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल है। इस रिसर्च में गहराई से बताया गया है कि साल 2026 में ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसने पूरी दुनिया के व्यापार के गणित को कैसे बदल दिया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ बिल्कुल साफ कर दूं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हाँ, आज हम इस भू राजनीतिक संघर्ष के सही या गलत होने पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ असाइनमेंट वाइन्स के डेटा पर है कि इन घटनाओं का ग्लोबल सप्लाई चेन और अर्थशास्त्र पर निष्पक्ष रूप से क्या असर पड़ रहा है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही सटीक है, क्योंकि जब हम अर्थशास्त्र के नजरिए से दुनिया को देखते हैं ना, तो भावनाएं पीछे छूट जाती हैं और सिर्फ आंकड़े कहानी बयां करते हैं। शोध के आंकड़े हमें साफ बताते हैं कि आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी गहराई से एक दूसरे से गुंथी हुई है। मिडिल ईस्ट की एक छोटी सी घटना का असर सीधा लंदन के सुपरमार्केट या न्यूयॉर्क के शोरूम में, बिल्कुल, न्यूयॉर्क और टोक्यो के बाजारों में रातों रात तबाही ला सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन अब सिर्फ मालवाहक जहाजों का इधर उधर जाना नहीं रह गया है। तो फिर क्या है? ये एक बेहद संवेदनशील नर्वस सिस्टम की तरह है, जहां एक जगह सुई चुभने पर दर्द पूरे शरीर में महसूस होता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। असाइनमेंट वाइन्स की इस रिपोर्ट में एक स्थिति का जिक्र है जो सच में दिमाग चकरा देती है। वो 3 दिन की देरी वाली बात। एग्जैक्टली। मान लीजिए फारिस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में किसी ड्रोन हमले की आशंका की वजह से एक कंटेनर शिप को सिर्फ 3 दिन की देरी का सामना करना पड़ता है। सतह पर तो लगता है कि 3 दिन की देरी मतलब ये तो आम बात है ना। आम बात लगती है, पर है नहीं। वही तो डेटा बताता है कि ये छोटी सी घटना ऐसा आर्थिक भूचाल लाती है जिसकी गूंज पूरे एशिया से अमेरिका तक सुनाई देती है। ये कैसे हो रहा है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि सप्लाई चेन की दुनिया में इसे बुलविप इफेक्ट कहा जाता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 20वीं सदी के मध्य में ही इसकी खोज हो गई थी। लेकिन 2026 के इस ईरान इजराइल संघर्ष में हमें इसका सबसे हिंसक और आधुनिक रूप देखने को मिल रहा है। इसे समझने के लिए एक चाबुक यानी बुलविप की कल्पना कीजिए। ठीक है। जब आप चाबुक के हैंडल को कलाई से हल्का सा हिलाते हैं तो शुरुआत में वो हलचल बहुत छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो लहर चाबुक के आखिरी सिरे तक पहुंचती है वो बहुत तेज हो जाती है। बिल्कुल, वो एक हिंसक लहर में बदल जाती है। बाजार की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी सीधी नहीं होती, वो लीनियर नहीं होती। मतलब इसमें मशीनों से ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान और डर का रोल है। मान लीजिए कोई रिटेल मैनेजर किसी स्टोर में बैठा है, तो 3 दिन की देरी उसके लिए इतना बड़ा हवा कैसे बन जाती है? देखिए, मान लीजिए वो मैनेजर कोई बहुत पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचता है। उसे सिस्टम में दिखता है कि जहाज रुक गया है। अब उसका जो सेफ्टी स्टॉक है, जो आपातकाल के लिए रखा था, वो तेजी से कम हो रहा है। अनिश्चितता के डर से वो घबरा जाता है। बिल्कुल, कि कल को सप्लाई पूरी तरह रुक गई तो क्या होगा। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डर दे देता है। हाँ, इस घबराहट में वो अपनी वास्तविक जरूरत से बहुत बड़े ऑर्डर प्लेस कर देता है। उसे 100 यूनिट्स चाहिए तो वो 200 का ऑर्डर दे देगा। और ये घबराहट सिर्फ उस एक मैनेजर तक तो रहती नहीं होगी। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। रिटेलर ने 200 का ऑर्डर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है बाजार में मांग दोगुनी हो गई है, तो वो होलसेलर को 400 यूनिट का ऑर्डर दे देता है। अरे बाप रे। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को 800 यूनिट का ऑर्डर दे देता है। जब तक ये सिग्नल ईस्ट एशिया के मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचता है ना, तब तक वो 3 दिन की छोटी सी देरी एक स्थायी मांग मान ली जाती है। और नतीजा ये होता है कि उत्पादन में 400% तक का कृत्रिम उछाल आ जाता है। बिल्कुल, ये आंकड़ा रिसर्च में एकदम स्पष्ट है। 400% का आर्टिफिशियल स्पाइक सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं कोई जहाज 3 दिन के लिए रुक गया था। सही कहा। कारखानों को पूरी क्षमता से काम करना पड़ता है, वो भी ऐसे सामान के लिए जिसकी असल में कोई मांग ही नहीं है। एक छोटी सी गलतफहमी पूरी दुनिया के कारखानों को ओवरड्राइव में डाल देती है।
इसीलिए आज सप्लाई चेन सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये ग्लोबल साइकोलॉजी का खेल बन गया है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि असाइनमेंट वाइन्स की इस रिसर्च ने भूगोल और अर्थशास्त्र के रिश्ते को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की बात कर रही हैं आप? हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दशकों से इसे सिर्फ तेल की कीमतों का थर्मोमीटर माना जाता था। हलचल हुई तो तेल के दाम बढ़ेंगे बस। लेकिन 2026 में अब ये सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है ना। भूमिका पूरी तरह बदल चुकी है। आज ये संकरा समुद्री रास्ता ग्लोबल रिटेल सेक्टर के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन गया है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, हाँ, मतलब पूरे सिस्टम की एक ऐसी कड़ी जिसके टूटने से पूरा सिस्टम ही धराशायी हो जाए, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेक्सटाइल हो या ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। एशिया और पश्चिम के बीच व्यापार की जीवन रेखा इसी रास्ते से गुजरती है। और 2026 के संघर्ष ने यहाँ जो असुरक्षा पैदा की है, उसने उस पुरानी रणनीति की कमर तोड़ दी है जिसे हम जस्ट इन टाइम मॉडल कहते हैं। जस्ट इन टाइम यानी JIT, जो दशकों से मैन्युफैक्चरिंग का चहेता मंत्र था कि जब जरूरत होगी ठीक उसी वक्त सामान पहुंच जाएगा, गोदामों में फालतू सामान क्यों रखना। बिल्कुल, इससे पैसा और जगह बचती थी। लेकिन ये मॉडल इस भरोसे पर टिका था कि परिवहन के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे, जो कि अब नहीं है। रिसर्च बताती है कि जहाज़ों को स्वेज नहर का मार्ग छोड़कर केप ऑफ गुड होप के रास्ते पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। इस नए रास्ते से सप्लाई में 10 से 14 दिनों का अतिरिक्त समय लग रहा है और यहीं जस्ट इन टाइम की मौत हो जाती है। क्योंकि आज 2 दिन की देरी से भी हाहाकार मच जाता है। सही कहा, जिस दुनिया में 2 दिन की देरी बर्दाश्त नहीं होती, वहां 2 हफ्ते की देरी एक अनंत काल जैसी है। इन 2 हफ्तों ने इन्वेंट्री वैक्यूम पैदा कर दिया है। इन्वेंट्री वैक्यूम? सामान तो है लेकिन कहीं फंसा है। कागजों पर वो सारा सामान जिसे पाइपलाइन इन्वेंट्री कहते हैं, कंपनियों का है, लेकिन भौतिक रूप से वो उनकी पहुंच से बाहर समुद्र की लहरों पर है। और इसीलिए हमें हर जगह वो आउट ऑफ स्टॉक के मैसेज दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा लकवा है जिसका इलाज पुराने तरीकों से नहीं हो सकता। तो ऐसे में एक सवाल उठता है, इतने बड़े संकट में जहां एक देरी 400% का उछाल ला रही है, कंपनियां खुद को बचा कैसे रही हैं? यहीं पर 2026 का सबसे बड़ा हथियार सामने आता है, तकनीक, एडवांस्ड सप्लाई चेन मैपिंग। जैसे वो प्लेटफॉर्म्स जो असाइनमेंट वाइन्स ने मेंशन किए। हाँ, सोर्स मैप, रिजिलिन या SAP डिजिटल सप्लाई चेन जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग हो रहा है। ये करते क्या है? सिर्फ जहाज की लोकेशन बताते हैं? लोकेशन से कहीं ज्यादा, ये कंपनियों को उनके सप्लाई नेटवर्क्स की एक्सरे जैसी तस्वीर देते हैं। मैनेजर्स अब सिर्फ डायरेक्ट सप्लायर्स पर नजर नहीं रखते हैं, वो Tier 3 सप्लायर नेटवर्क तक में स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं। Tier 3 सप्लायर नेटवर्क? इसे ऐसे समझें कि अगर एक कंपनी कार बना रही है तो Tier 1 टायर सप्लायर हुआ, Tier 2 रबर सप्लायर, और Tier 3 वो हुआ जो जंगलों से रबर निकाल रहा है। तो क्या सॉफ्टवेयर इतनी गहराई तक देखते हैं? बिल्कुल, अगर उस जंगल वाले इलाके में कोई भू राजनीतिक तनाव पैदा हो जाए तो ये प्लेटफॉर्म संकट घेराने से हफ्तों पहले ही उस कमजोरी को पकड़ लेते हैं। ये तो कमाल है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो एडवांस्ड ERP इंटीग्रेशन से अब रियल टाइम डेटा मिलता है। अगर जहाज रुकता है तो सॉफ्टवेयर खुद ही नया ETA यानी पहुंचने का अनुमानित समय निकाल लेता है। तो इससे वो इंसान वाली घबराहट खत्म हो जाती है जो हमने शुरू में बात की थी। एकदम सही। जब मैनेजर को दिखता है कि सामान 14 दिन लेट है लेकिन आ रहा है तो वो पैनिक ऑर्डरिंग नहीं करता। और इससे कंपनियां इन्वेंट्री ओवरहैंग से बच जाती हैं। हाँ, क्योंकि अगर सारा माल एक साथ आ गया तो गोदामों में जगह ही नहीं बचेगी। तकनीक असल में पैनिक रोककर कंपनियों को बचा रही है। तो इस सब का मतलब क्या है? मुझे लगता है कि सिर्फ दक्षता या एफिशिएंसी के पीछे भागना अब एक फेल रणनीति बन चुकी है। ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है। 2026 के संकट ने साबित कर दिया है कि अब रेजिलिएंट रिटेलर ही टिकेगा। अब जस्ट इन टाइम गया, जस्ट इन केस इन्वेंट्री मॉडल अपनाया जा रहा है। और इस जस्ट इन केस मॉडल में 3 मुख्य रणनीतियां हैं जो असाइनमेंट वाइन्स ने बहुत अच्छे से समझाई हैं। पहली तो है रीजनलाइजेशन या नियर शोरिंग। हाँ, चोक पॉइंट से बचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को अंतिम उपभोक्ताओं के करीब लाना। दुनिया के एक छोर पे बनाकर दूसरे छोर पे बेचना अब बहुत जोखिम भरा है। दूसरी रणनीति है बफर मैनेजमेंट, और इसमें AI का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, रियल टाइम जियोपॉलिटिकल रिस्क स्कोर के आधार पर AI तय करता है कि किस रूट पर खतरा है और वो खुद ही डायनामिक सेफ्टी स्टॉक बढ़ा देता है। और तीसरी रणनीति तो सबसे हैरान करने वाली है, पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी।
मतलब इस भू राजनीतिक संकट में बड़ी कंपनियां अपने कड़े अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी शिपिंग क्षमता साझा कर रही हैं। क्षेत्रीय संकटों के दौरान सर्वाइवल जरूरी है, खाली कंटेनर लेकर जाना नुकसान है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने के लिए वे डेटा और शिपिंग स्पेस शेयर कर रहे हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें तो 2026 का ये संघर्ष एक बहुत दर्दनाक रिमाइंडर है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अंततः एक भौतिक प्रणाली ही है, एक फिजिकल सिस्टम। बिल्कुल। और आज के मैनेजर्स के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इन जियोपॉलिटिकल झटकों को मैप करना और सिमुलेट करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की जरूरत बन गया है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और असाइनमेंट वाइन से मिली इस बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत आभार। ये पूरी स्थिति एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। वो क्या? अगर इस ग्लोबल सप्लाई चेन संकट से बचने के लिए कंपनियों को अपने सबसे कड़े प्रतिस्पर्धियों के साथ शिपिंग क्षमता और डेटा साझा करना पड़ रहा है, तो क्या ये भू राजनीतिक संघर्ष अनजाने में कॉर्पोरेट दुनिया में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की जगह मजबूरी में आपसी सहयोग यानी फोर्स्ड कोलैबोरेशन के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत कर रहे हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। क्या भविष्य में कंपनियां अकेले जीतने के बजाय एक साथ मिलकर जीवित रहने को प्राथमिकता देंगी? ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में व्यापार की नींव क्या होगी। इस सवाल के साथ ही हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।